गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज का आज हमारा डे 129 है और आज हम डिस्कस करेंगे इसमें मॉक टेस्ट नंबर 24। सिलेबस हो गया था, रिवीजन हो गया था, 24वें मॉक टेस्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं। आज के मॉक टेस्ट का लेवल जितने भी अब तक हमने मॉक टेस्ट किए हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी डिफिकल्ट रहने वाला है। और जनरली हम लोग जितने भी मॉक टेस्ट लगाते हैं उनका लेवल रेलवे की कंपैरिजन में डिफ़िकल्ट रहता ही रहता है। अब चाहे रिसेंट में पेपर चल रहे हैं या जो पास्ट में रेलवे ने पूछे उनके साथ इन सब का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इससे एक कंक्लूजन ये भी निकलता है कि अगर आप इन मॉक टेस्ट को देखते हैं तो एसएससी की एग्ज़ाम्स में, आईबी की आपकी एग्ज़ाम्स में या फिर और स्टेट लेवल की जितनी भी आपकी एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको अच्छी खासी हेल्प मिलेगी। सेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है जहां पर आपको डेली बेसिस पर क्लासेस के लिंक और PDF मिलते हैं। नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पर आप अपने एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने आज के सेशन का सवाल को मैं जूम कर देता हूँ। नोटबुक और पेन लेकर के बैठा करें अपने साथ। जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर आए सबसे पहला काम है उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर रीड करना। अगर अटेम्प्ट कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, उसे तुरंत अटेम्प्ट भी कर दें। देखो, दो वस्तुओं की कीमतें 4:5 में है। दो आर्टिकल है, उनकी प्राइस का रेशियो 4:5। यदि पहले की कीमत से X% की वृद्धि हुई और दूसरे की कीमत में 30% की कमी हुई तो ए और बी की नई कीमत 10:7 के अनुपात में होंगी। देखो, दो आर्टिकल की प्राइस है 4 और 5, तो हम लोग इनका रेशियो ले लें जैसे 4:5। ठीक है। अगर आप एक्चुअल प्राइस भी यहाँ पर मानेंगे तो मैंने ये मान लिया इसकी वैल्यू है 4K, इसकी वैल्यू है 5K। फिर हम लोग रेशियो बनाएंगे तो अगेन क्या होगा, K से K कट जाएगा। तो आपको वो तनाव तो लेना ही नहीं है कि एक्चुअल प्राइस लेंगे तो ही काम होगा। लोगे तो भी सवाल सोल्व होगा, नहीं लोगे तो भी सवाल सोल्व होगा, क्योंकि K से K कट जाना है। अब देखो, पहले की कीमत में 100X% की वृद्धि, दूसरे की कीमत में 30% की कमी। देखना, अपने आप में ये 100% है। 100% कीमत में से 30 को लेस करोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी भाई? कीमत रह जाएगी 5 का 70%। फिर देखना यहाँ X% का इंक्रीज। अब ये अपने आप में 100% है, इसमें आपने X% का इंक्रीज कर दिया, परसेंटेज मैंने बाहर ले लिया। नीचे जो हमने बात लिखी है असल में उसका फॉर्मेट भी यही था लिखने का, बट नीचे हमें पता था कि 30% का डिक्रीज है तो हमने सीधे ही लिख दिया 100 - 30%, जो कि क्या लिखा जाएगा 70। अब जो नई प्राइस आई है उसका रेशियो कितना है? 10:7। इसे हमें सोल्व करना है। देखना, परसेंटेज से आपका परसेंटेज यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, 7 से आपका यहाँ पर 7 खत्म हो जाएगा। ये 10 गुणा में 10 क्या बनेगा? 100 और यहाँ 4 से काटोगे 25 आ जाएगा। 25 गुणा 5 आपका 125। ठीक है। 100 + x के बराबर में 125 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? लेस कर दोगे, रिजल्ट अपना आ जाएगा 25। तो असल में एग्जाम में आपको बस एक लाइन लिखनी थी, उसी के अंदर धीरे धीरे आप थोड़े से सीखने का प्रयास करें इस बात को कि अनवांटेड दूसरी लाइन नहीं बनानी है कि थोड़ी सी कटिंग की फिर दूसरी लाइन बना ली, नहीं, स्मूथ वे के अंदर ही आपका सोल्व हो जाता है, कोई तनाव नहीं लेना। चलो भाई, अगला सवाल आपके सामने है, फाइंड यूनिट डिजिट। इकाई का अंक आपको निकालना है। 4 का पैटर्न है और 9 का पैटर्न है। थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं, 4 और जो 9 है वो आपके इंपॉर्टेंट नंबर हो जाते हैं। कैसे होते हैं बात को समझना। 4 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 4 होता है। 4 की पावर 2 का यूनिट डिजिट आपका 4 का स्क्वायर 16 की वजह से 6 होता है। 4 की पावर 3 64 की वजह से फिर 4 आएगा। 4 की पावर 4 216 की वजह से 6 आएगा। क्या पैटर्न चल रहा है भाई यूनिट डिजिट का? यूनिट डिजिट का पैटर्न चल रहा है 4 6 4 6 4 6। ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। 4 की पावर 1 का मतलब है आपकी जो पावर दी गई है वो कैसी है? ओड पावर है। ठीक है। और यहां पर पावर कैसी है? इवन।
तो जब भी कभी पावर आपकी ओड होगी यूनिट डिजिट आपका 4 मेंटेन होगा, पावर इवन होगी यूनिट डिजिट 6 मेंटेन होगा। यही बात आप 9 की पावर के लिए अप्लाई कर दो। 9 की पावर 1 क्या होता है भाई 9, 9 की पावर 2 करते हो तो 81 की वजह से 1 आ जाता है। 9 की पावर 3 729 की वजह से 9 आएगा, फिर उसको गुणा करोगे 9 से, 9 9 81 की वजह से 1 आएगा। तो यहाँ भी वही पैटर्न आपका फॉलो होता है कि 9 की ओड पावर होंगी तो यूनिट डिजिट 9 होगा, और इवन के लिए यूनिट डिजिट क्या होगा आपका 1 मेंटेन होगा। गौर से अगर आप सवाल देखें तो पावर की अगर मैं शुरुआत करूं तो पावर देखो पहले 1 फिर 2 3 4 5 100 तक है, तो इसका मतलब अपने पास जितने भी नंबर लिखे हुए हैं वो 100 हैं। इनमें से आधे क्या होंगे 4 की पावर में, मतलब 4 के मल्टीपल हैं, आधे आपके 9 के मल्टीपल हैं। अब आपको पता चल गया कि भाई 4 के मल्टीपल हैं कितने 50, ठीक है, उनको एक तरफ लिख लिया। हर एक नंबर का 4 की पावर कैसी चल रही है भाई ओड चल रही है, 1 3 5 7 9 99 तक ओड पावर है, तो इसका मतलब हर एक नंबर का यूनिट डिजिट क्या मेंटेन होगा 4। नंबर कितने हैं 50, 50 गुणा में 4 200 की वजह से यहाँ यूनिट डिजिट कितना आ गया 0 आ गया। प्लस क्या करना है भाई 50 ही नंबर आपके हैं 9 के फॉर्म में। फिर यहाँ पर देखना जरा 9 की पावर 2 9 की पावर 4 9 की पावर 6 9 की पावर 100 इवन पावर चल रही है, यूनिट डिजिट हर नंबर का 1 मेंटेन होगा। 50 नंबर है तो ऐड करना था तो 50 गुणा 1 लिख दिया, इसका भी यूनिट डिजिट क्या आ गया 0, और फाइनली क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है वो क्या मेंटेन हो जाएगा 0। आपको क्या सुधार करने हैं भाई 4 और 9 पर, मतलब कोई अजीबोगरीब आपको सवाल दिखे याद नहीं आए तो भी लिख करके देखना आपको कि 4 अगर और 9 का इन्वॉल्वमेंट होगा तो ये जो टिपिकल सवाल होते हैं ये भी आपके स्मूथ वे में सोल्व हो जाते हैं। आई हो बात समझ आ गई होगी। चलिए भाई सवाल नंबर 3 देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 3 को आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसने क्या कहा है विच इज द ग्रेटेस्ट अमंग। अगर इनका पैटर्न आपको ध्यान है, जैसे पैटर्न के अंदर क्या होगा 17 और 14 का डिफरेंस क्या बन रहा है 3, अंडर रूट 19 है, 4 को क्या रीड करोगे अंडर रूट में 16। एक तो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इस सवाल में आपको 4 कैसे रीड करना है अंडर रूट 16 के हिसाब से रीड करना है, ठीक। अंतर कितना भाई 19 और 16 का 3, ऐसे ही 22 और 19 का 3, 13 और 10 का अंतर 3, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर आपसे पूछ रहा है इसके अंदर कौन सा है, तो आपको ये बताया था कि जिसके अंदर रूट की वैल्यू, जिस भी पार्ट में आपको रूट की वैल्यू मिनिमम दिख रही है ऑल ओवर सवाल का वही रिजल्ट क्या होता था मैक्सिमम। पढ़ाते टाइम डिटेल में इस बात को मैंने एक्सप्लेन किया था कि भाई ये बात अगर आपको ध्यान रहती है, हालांकि ध्यान रह नहीं पाती एग्जाम में, लेकिन फिर भी प्रयास करना, अगर याद रह जाती है। तरीके भी 2 बताए थे, एक कंपेरिजन से और एक आप इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कंपेरिजन वाला तरीका थोड़ा सा आपका ठीक था। अगर ध्यान रहता है तो जिसके अंदर सबसे छोटा नंबर इन्वॉल्व है जो कि अंडर रूट 10 है, कौन से पार्ट में अभी चौथे पार्ट में, तो इसका मतलब इस सवाल का जो रिजल्ट आप वर्बली बताओगे वो क्या होगा डी, ठीक है। अगर आप इसे सोल्व करके देखना चाहते हैं तो देखो जैसे पहला ऑप्शन सोल्व होगा, मान लो अंडर रूट 17 माइनस अंडर रूट 14, मैं इसे ऊपर नीचे गुणा करता हूं अंडर रूट 17 प्लस अंडर रूट 14 से, तो ऊपर क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न, क्योंकि ए माइनस बी को आपने ए प्लस बी से मल्टीप्लाई किया है। रूट हट जाएंगे, 17 माइनस 14 3 बचा, और अपोन में क्या आ जाएगा आपके पास रूट 17 प्लस रूट 14 आ गया। सवाल सोल्व हो गया, तनाव नहीं लेना, ये पीछे पढ़ाया जा चुका है। लेकिन मुझे उम्मीद क्या मुझे लग रहा है ऐसा कि वो जो ट्रिक वाला जो सीन होता है ना एक्चुअल में वो याद रहता नहीं है। अभी भी अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा है इसका मतलब विडंबना है कि आपको ऐसे तरीके सीखने हैं जिससे सवाल आपका एग्जाम में गलत ना हो। ये बात हमने भी सीखी थी कि भाई देखा देखते ही हिट मार के चले गए, इसका तो कोई सानी नहीं है। लेकिन फिर भी नहीं पता है तो सवाल तो सोल्व होना चाहिए। अगले को रेशनलाइज करोगे, अंडर रूट 16 रीड करना है उसको, 19 और 16 की वजह से 3, और यहाँ पर कितना मेंटेन होगा अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 16 आ गया। ऐसे ही सी ऑप्शन में भी ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास 3 और नीचे अंडर रूट 22 प्लस का अंडर रूट आपका 19, ठीक है। ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 अपॉन में
√13 प्लस का √10 लिखा जा सकता है। एक बात बताओ, मैक्सिमम रिजल्ट कब आएगा? मैक्सिमम रिजल्ट कब आएगा? सभी के पास ऊपर 3 है, मतलब 3 में ही हम लोग भाग दे रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर जो आपके पास संख्याएं नीचे की तरफ हैं, अगर वो छोटी संख्याएं होंगी, जैसे 10 में आप 2 का भाग दोगे और 10 में आप 3 का भाग दोगे, बड़ा रिजल्ट कब आएगा भाई? बड़ा रिजल्ट तभी आएगा जब आप छोटी वैल्यू का डिवीजन करेंगे। कहने का मतलब 10 में 2 का भाग दोगे तो 5 रिजल्ट आएगा, 3 का भाग दोगे तो 3.33 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 10/2 बड़ा है। तो ऊपर तो सभी में आपकी वैल्यू सेम चल रही है, नीचे वाला जो पार्ट है उसके अंदर आपको देखना है मिनिमम कौन सा है। जैसे मैं इसका और इसका कंपैरिजन करूं तो √10 से ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है। √10 से √16 बड़ा है, √13 से √19 बड़ा है, √10 से ये भी बड़ा है, √13 से ये भी बड़ा है। तो साफ साफ तय हो गया कि यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखी हुई है सबसे छोटी है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? सबसे बड़ा। इससे भी बेहतरीन तरीका आपको ये बताया था। अगर चीज़ें कॉमन सेंस में जा सकती हैं तो बहुत अच्छा है। एक बार फिर प्रयास करता हूँ इसी सवाल को सोल्व करने की तीसरी अप्रोच। देखो, कंपैरिजन करते थे, √2 में से √1 को लेस करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.41। ये 1.414 होता है तो ये 0.414 दिखती है। ऐसे ही √3 में से आप √2 को करोगे लेस तो ये क्या होता है भाई? आपका 1.73 और ये 1.41। ठीक है। 71 में से आप लेस कर दोगे 41 तो कितना आ जाएगा आपके पास? 0.32। ठीक है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया भाई? आगे लिखने की ही नीड नहीं है। अगर आप अनवांटेड थोड़ा बहुत और भी लिखना चाहें, ये आपके एग्जाम से पहले के काम है। इसका रिजल्ट देखना, ये 2 हो जाएगा, ये 1.73 होगा, तो ये वैल्यू लेस करोगे तो कितनी होगी? 0.27। आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि जैसे जैसे और एक काम की बात ये है कि इनका जो डिफरेंस है वो क्या है? सेम। डिफरेंस सेम पर ही सवाल बनते हैं। यहां देखो 4 3 का 3, 2 का 2, 1 का। आपने क्या देखा? जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे रिजल्ट 0.41, 0.32, 0.27। तो इसका मतलब जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका जो रिजल्ट जो निकल के आएगा वो आपका क्या होगा? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां अगर आपसे पूछता कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो तुरंत दिमाग लगाओ कि भाई जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू है √22 वाला, तो रिजल्ट आ गया सी। सबसे छोटा रिजल्ट, सॉरी सबसे बड़ा रिजल्ट क्या हो गया? तो आप कहोगे जिसमें सबसे छोटी वैल्यू इन्वॉल्व है, √10 इन्वॉल्व है आपका, तो उसकी वजह से आपका ऑप्शन डी। इस पर मैंने आपको खूब काम करवाया था डिटेल में, थ्योरी का जो सेक्शन चल रहा था। अब बहुत सारे बच्चे चीज़ों को भूल रहे हैं, तो ट्रिक व्रिक के चक्कर में तो पढ़ना नहीं है। जितनी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं उनको सीखने का प्रयास करें और उनको अप्लाई भी करते रहें, क्योंकि जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं स्पेसिफिक, उसी टाइम आपको कोई बात बता दी जाती है कि जिसमें बड़ी संख्या होगी वो छोटा होगा, छोटी संख्या होगी वो बड़ा होगा। वहाँ तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि देखो क्या चमत्कारी बात सिखाई है टीचर ने, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल तक पहुँचते हैं तो इस टाइप की चमत्कारिक बातें लगभग गायब हो जाती हैं। एग्जाम में बचता आपका सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस और आपने क्या सीखा है एक्चुअल में वो बचता है। तो इनको रट्टा नहीं मारना है, सीखने का प्रयास करो। देखो, एक दुकानदार किसी सामान को अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर 18% के डिस्काउंट या छूट देने के बाद 492 में बेचता है। अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? देखना जरा, x रुपए मैंने मान ली कॉस्ट प्राइस और 20%, देखो सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? 20% का लाभ होता, मतलब x का 120% क्या लिख दोगे? 6/5। ये जो बात है ये किसको रिप्रेजेंट करती है भाई? सेलिंग प्राइस को। पहले केस के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अलग से तो 492 रुपए में बेच रहा है, लेकिन 492 रुपए में बेच तो रहा है 18% डिस्काउंट देने के बाद, और बाद वाले में यहां जब बेच रहा है तो वो मार्क प्राइस पर ही बेच रहा है।
इसका मतलब राइट साइड में हमें मार्क प्राइस लिखनी पड़ेगी, वही आपकी क्या होगी सेकंड केस की सेलिंग प्राइस। 18% की छूट दे दी तो इसका मतलब ये है कि यहां पर आर्टिकल को 82% में बेचेगा। तो आप कह सकते हो 82% की वैल्यू 492 अपोन में 82 कर दोगे तो ये 1 की वैल्यू आ जाएगी और ये किसकी आ जाएगी 100 की वैल्यू। असल में देखा जाए तो ये वाली जो बात है वो क्या है आपकी मार्क प्राइस, ठीक है। और सेकंड केस के अंदर दूसरे वाला जो केस है उसके अंदर यही आपकी क्या है सेलिंग प्राइस, क्योंकि वह कह चुका है कि इसे बिना डिस्काउंट बेचना है तो पहले पता तो चले मार्क प्राइस क्या है, अलग से फाइंड करने की नीड नहीं है। 18% का डिस्काउंट मतलब मार्क प्राइस के 82% पर बेचेगा। मार्क प्राइस का 82% 492 है, 1 की वैल्यू अपॉन 82 करोगे, मार्क प्राइस अपने आप में 100% है जब हम लोग डिस्काउंट देते हैं। तो ये हमने निकाल ली मार्क प्राइस, यही हमारी सेकंड केस के लिए क्या हो चुकी है सेलिंग प्राइस। अब इसे सोल्व कर देते हैं। सोल्व करोगे तो रिजल्ट तो परफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब कटेगा पूरा का पूरा मामला। देखना 6 से आप इसे काटोगे या फिर इसको भी काट सकते हैं ना, देखो 8 को आप 80 को गुणा कर दोगे तो 490, 6 से गुणा किया 8 6 48, 6 2 12, 8 6 48 और 1 49, जस्टिफाई हो गया। तो इसका मतलब ये 6 बार कट गया, 6 को इससे काट दोगे, x की वैल्यू 5 गुणा में 100 कितनी मेंटेन हो गई भाई 500। ये आ गया अपना रिजल्ट। आई होप बात समझ आ गई होगी, मामला आसान सा है। एक सवाल उठाया है स्टेटिस्टिक्स से, सांख्यिकी का एक पार्ट है। देखना जरा, डेटा दे रखा है, 8 स्टूडेंट नहीं है भाई 9 स्टूडेंट है, ये थोड़ा सा चेंज करना, दिख भी रहा होगा। मीन, मीडियन, मोड और रेंज। मीडियन निकालनी है, इसका मतलब इसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। अरेंज कर लेते हैं, पहले बच्चे के 4 नंबर, उससे अगले वाले के 4 नंबर, फिर 5 नंबर का भी एक स्टूडेंट है, फिर 6 का भी एक है, 7 का भी एक है। 8 मार्क्स के आपके पास कितने हैं 3 स्टूडेंट और एक 9 मार्क्स का है। मीडियन क्या होता है भाई, मीडियन हमने पढ़ा था कि एक्चुअल में मीडियन डेटा को अरेंज कर दो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके जो मिड की वैल्यू होती है वही मीडियन होती है, वही माध्यिका होती है। या दूसरे शब्दों में, टेक्निकल शब्दों में कहें तो मीडियन एक्चुअल में हमारा पोजिशनल एवरेज होता है। मतलब पोजीशन के बेसिस के ऊपर उनको अरेंज कर दिया, उसमें सबसे मिड में बैठी हुई वैल्यू हमारी मीडियन होगी। तो देखना जरा, 9 स्टूडेंट है तो 4 आपके इधर रह गए और 4 आपके इधर रह गए, तो इसका मतलब ये जो 7 बना ये आपकी क्या हो गई मीडियन, ठीक, ये माध्यिका हो गई। अगर हम लोग यहां पर बात करें मोड या बहुलक की, क्या पढ़ा था, जिसका लक सबसे ज्यादा बार काम करता है, मतलब डेटा के अंदर मोस्ट रिपीटेड जो नंबर होता है वो हमारा होता है मोड या फिर बहुलक। सबसे ज्यादा बार डेटा क्या रिपीट हुआ है 8, तो इसका मतलब ये क्या हो गया मोड। मोड की जो वैल्यू होगी वो कितनी निकलेगी 8। ये नहीं लिखना है कि मोड जो संख्या 8 जैसे 3 बार रिपीट हुआ है तो इसको 3 लिख देंगे जितनी बार रिपीट होता, नहीं, जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, तो 8 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, यही हमारा क्या हो गया है यहां पर मोड, ठीक है भाई। रेंज की अगर बात करें तो रेंज असल में क्या थी भाई, सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू के बीच का डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ गया 4 और 9 का 5, यही हमारी यहां पर निकल के आती थी रेंज या फिर परास। और फिर एक अपना लास्ट में पार्ट बचता है मीन। मीन आपका असल में देखा जाए तो क्या होता है भाई एवरेज। स्टूडेंट कितने हैं 9 हैं, तो इसका मतलब सबके नंबर का सम करो और उसमें डिवीजन कर दो 9 का। सम करेंगे तो देखना जरा यहाँ पर 4 4 8, 8 और 5 13, 13 7 20, 20 में 24 आपने ऐड कर दिया 44, 44 6 50 और 9 59, ये बन गया। 9 6 आपका 54 हो गया, 54 में कितना बचा है 5, 50 में 9 का डिवीजन करोगे 5 बार, फिर 5 बचा, तो इसका मतलब ये रिजल्ट आ जाएगा 6.56 लिखा जा सकता है। तो ये छोटा सा पार्ट है जिस टाइप के सवाल अमूमन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो इसने क्या कहा, यदि 10 अंकीय एक संख्या, नंबर आपको दे रखा है 10 अंकों का 89735, 89735, इसके बाद क्या है 89735, फिर दे रखा है 9y7x2। ठीक है भाई, 89735, 9y और 7x2, ये 72 से डिविजिबल है। तो 72 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं ये 8 गुणा 9 दोनों से डिविजिबल होगा। ब्रेक ऐसा ही करना है, इसे ऐसा नहीं करना, बेहतर है कि सर 24 गुणा 3 भी तो लिख लेते हैं कि 3 से होना चाहिए डिविजिबल, फिर 24 से होना चाहिए। नहीं, जिनका एक अपना अपना पैटर्न बनता है उसी टाइप के पेयर बनाए जा सकते हैं। ऐसे तो आप 12 गुणा 6 भी लिख देंगे, 6 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करनी है, फिर 12 के लिए चेक करनी है। नहीं, जिस टाइप के नंबर हैं उनको कंबाइंड किया जा सकता है तो उनको एक साथ लिखें। जैसे इवन नंबर है, 2 हटा करके सबका एक कंपोजिशन तैयार कर दो। y की वैल्यू क्या रखनी है भाई आपको, मैक्सिमम। एक तो छोटी सी बात इसने कही कि y की वैल्यू आपको रखनी है मैक्सिमम। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। सबसे पहले 9 का भाग देना है, तो जहां जहां 9 बनता जा रहा है उसको 9 बना लो और फिर इसको चेक कर लो। देखो 9 का डिवीजन करोगे, 9 बन रहा है आपका यहाँ पर, 7 और 2 भी 9 बन रहा है, ये भी 9 बन रहा है, 8 7 15, 15 और 3 18, इसका मतलब 18 में भी 9 का भाग जा रहा है। क्या बचा आपके पास, 5 प्लस वाई प्लस एक्स अपॉन में 9, इसमें डिवीजन होना चाहिए। अब आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर y के संभव अधिकतम मान के लिए हम तो टारगेट करेंगे y की वैल्यू मैक्सिमम हो। तो मैंने y की वैल्यू एक केस में मान ली मैक्सिमम 9, 9 और 5 14 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी लेनी होगी आपको, 4। देखना जरा यहां क्या बना फिर नंबर 742, 742 में आप 8 का भाग दोगे, 8 9 72, 2 बचेगा, 22 में नहीं जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में तो नहीं गया, ये हट गई। वैल्यू को थोड़ा सा छोटा करो, 8 रखा, 8 और 5 13, इसकी वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी आपको, 5 रखनी पड़ेगी, 13 और 5 18। 752 में भाग देना, 8 9 72, 3 बचा, 32 में जा रहा है, इसका मतलब ये मामला जस्टिफाई कर गया। अब पूछ क्या रहा आपसे, आपसे पूछ रहा 8x, x की वैल्यू ये है, 8 गुणा 5 कितना भाई 40, माइनस का y 8 आ गया। तो यहां से रिजल्ट क्या देगा आपका ये, 1 मिनट, ऐसी क्या गड़बड़ कर दी भाई हमने, y के संभव अधिकतम मान के लिए आपको ये वैल्यू निकालनी थी, तो मामला तो ठीक चल रहा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x माइनस वाई, कोई गड़बड़ की, देख लेते हैं। 5 प्लस वाई प्लस, ये मैक्सिमम हमने y की वैल्यू ले ली, इसमें भी कोई कटिंग में तो गड़बड़ नहीं कर दी है ना। 7 2 9, 9 हट गया, 5 3 7 3 10 8 18 हट गया, 9 हट गया, 5 बचा, x बचा, y बचा, 9 का भाग लगना चाहिए। 9 का पहला मल्टीपल तो आपका 9 ही बनेगा, दूसरा मल्टीपल, अब दूसरे पर दिमाग इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं, y की अधिकतम वैल्यू। चलो भाई ठीक ही लग रहा है, 8 5 13, 13 और 5 आपका 18। 752 में जब आप भाग देते हैं, 752 में 8 का भाग दोगे, 8 9 72, 3 बचेगा, जस्टिफाई है। 3x माइनस वाई, 3x, 1 मिनट, देखो यही गड़बड़ कर रखी है, x की वैल्यू तो ये है ना, 3 गुणा 5 15, रिजल्ट कितना आ जाएगा भाई आपका 7। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7 की बात करते हैं। एक उलझा हुआ बोर्ड मास का आपका सवाल, सीजीएल के ही सवाल हैं ऑलमोस्ट। आपको मैंने कहा था कि मॉक टेस्ट का लेवल, आप ये मत सोचा करें कि सर इसके ऊपर रेलवे का नाम लिख दिया इसका मतलब हम लोग नहीं लगाएंगे, सीजीएल वाले रेलवे के तो पेपर ऐसे ही आते हैं, ऐसा नहीं है। मैं बार बार आपको कहता हूं कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, बैंक भी बोल देता, लेकिन बैंक में एडवांस मैथ के सवाल नहीं आते तो बच्चों का वही है, टाइम किल होगा। बैंकिंग एग्जाम को छोड़ दो, ये सारे के सारे मॉक टेस्ट आपकी हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, चाहे सीजीएल मेंस का ही क्यों ना पेपर हो वो आपका, चाहे सीडीएस का ही क्यों ना हो, चाहे स्टेट लेवल की कोई एग्जाम क्यों ना हो, क्योंकि आप अगर ठीक ठाक आप में कॉमन सेंस है, हवा में बात नहीं करते हैं। एक होते हैं बच्चे की सवाल हो गया इसका मतलब पेपर आसान है, सवाल नहीं हुआ इसका मतलब पेपर मुश्किल है, चाहे उसने पढ़ाई कैसी भी क्यों ना की हो।
मुद्दा ये है कि उससे नहीं जज करना। रेलवे अभी कैसे पेपर पूछ रहा है, रेलवे ने पास्ट में कैसे पेपर पूछे हैं, उनके कंपैरिजन में जज करना होता है। जज कौन कर पाएगा? जिसने पेपर देखे वही जज कर पाएगा। कुछ तो हवा में तीर मारते रहते हैं कि पेपर आसान है, पेपर मुश्किल है, क्यों करवा रहे हो, ऐसा ही क्यों करवा रहे हो। उनको क्वेश्चन मार्क डालने ही होते हैं। असल में उनका उद्देश्य कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करना होता, बस वो ढूंढते रहते हैं इस यूट्यूब चैनल पर क्या चल रहा है, उस पर क्या चल रहा है, उस पर क्या चल रहा है। तो उनका एक ये जो कुचक्र है ये चलता ही रहता है। इंपॉर्टेंट बात यह है, सधी हुई बात तभी आप कह सकते हैं कि आपने कम से कम 30-40 पेपर रेलवे के देखे। अगर आपने वो देखे हैं तो आप कह सकते हो कि बिल्कुल सर ये लेवल आपका बिल्कुल रेलवे कंपैरिजन में बढ़ा हुआ है। अगर आपने सीजीएल के पेपर देखे हैं प्री और मेंस के, तब आप ये भी कह सकते हो कि बिल्कुल सर सीजीएल में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। पेपर देख रखे हैं तभी आप करें, या फिर नहीं देख रखे तो फिर टीचर पर भरोसा करो उसकी हर बात पर। क्योंकि मैं एक बात बताऊं, मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ ही बढ़ाने होते तो मैं ये भी कह देता बैंक वाले भी देख लेना, नहीं। आपका टाइम ना किलो, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो उसी डायरेक्शन में आपको लेकर जाया जाए। बैंक के लिए कुछ स्पेसिफिक चैप्टर करवाएंगे या मॉक टेस्ट करवाएंगे तो उसमें भी कहा जाएगा कि भाई ये वाले बच्चे इन पेपर्स को देख सकते हैं, बाकी बच्चे इनमें टाइम ना किल करें। तो थोड़ा ऑथेंटिक तरीके से देखो, उलझा हुआ सवाल है तो पेशेंस के साथ 7.5, तो ये कितना आ गया, 7 2 14 और एक 15 बटा में 2 लिख दिया। इनटू में हमारे पास क्या था 3, फिर हमारे पास है ब्रैकेट 5 गुणा 3 15 और एक 16, 16/5 हो गया। डिवीजन को मैं मल्टीप्लाई लिख रहा हूं, लेकिन ऑफ पर बोर्ड मास का सवाल आया, ऑफ पर लगा दिए 3 स्टार, डिवीजन पर लगा दिया 1 स्टार, कि गड़बड़ यही हो सकती है। ऑफ का मतलब क्या है, डिवीजन के कंपैरिजन में पहले सोल्व होगा, करना मल्टीप्लाई होता है, तो पहले सोल्व होगा और डिवीजन वाली बात को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इंटरचेंज। तो नीचे तो देखो आपको 2 और 3 ही बनने हैं यहाँ पर, तो 2 गुणा 3 6 नीचे लिखते हो, नीचे लिखोगे इंटरचेंज होके ऊपर चला जाएगा। नीचे और क्या आएगा भाई, 4 गुणा 2 8 और एक 9, 9 ऊपर था नीचे आ गया। ऐसे ही 5 3 15 और एक आपका 16, ये आ गया, लिखा जा सकता है। प्लस का साइन, अब आगे तक का मामला काफी उलझा हुआ है तो थोड़ा सा इसको इधर ही सोल्व कर देते हैं। प्लस का साइन है आपके पास, फिर क्या दिया 11 माइनस एक ब्रैकेट और बना रखा है। उस ब्रैकेट का समाधान अगर हम लोग करें ठीक ठीक, अगर आप देखोगे तो ब्रैकेट में 3 वैल्यू है, 5/8 प्लस का 3 माइनस 1/4। तो इसका क्या कर लो भाई, आप पूरे का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा 8, पहली वैल्यू तो 5, दूसरी वैल्यू 8 3 24 माइनस 2 बार डिवीजन चला गया, वैल्यू क्या बनी है 5, 5/4 है ना, तो ये बन गया आपका 10। ये आपने समाधान इसका कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब आपके पास क्या है डिवीजन, इसको मैं कर देता हूं मल्टीप्लाई, 5 4 20 और 3 23/4 है, इसको मैंने लिख दिया 4/23। फिर मेरे पास क्या है माइनस का साइन, 5 डिवीजन 5, ये तो आपका 1 बन गया, इनटू में 5 का 5, 5 ऑफ 5 पहले लिखोगे उसको 25 बनेगा, उसमें 25 का डिवीजन करना है, इसका मतलब आखिरी जो बात आई वो आ गई माइनस का 1। इतना ही इंपॉर्टेंट काम था, इससे निकल गए। अब आप इसे इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। कैसे देखना भाई, ये 16 आ गया, 9 5 45, 15 3 45, 2 से काटा, इसकी वैल्यू 3 आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसको सोल्व करना है। ये जब आप सोल्व करोगे तो 24 और 5 29 माइनस 10 यहाँ 19 आ गया, 11 8 आपका 88, 88 में से 19 लेस करोगे तो कितना बचेगा भाई आपके पास 69, 8 4 बाई आपका 23, ठीक है। 88 में से आपने 19 लेस कर दिया, देखो 88 में से 20 लेस करते 78 68, एक कम करना था तो इस वजह से एक वो बढ़ गया, 23 3 बार आ गया और ये 4 आपका 2 बार आ गया। तो ऑल ओवर कंक्लूजन क्या बचा, एक वैल्यू आपकी 3/2 माइनस 1, तो देखो 3 में से एक चला गया, 2 बचा, 2 में ऐड क्या करना है आपको भाई 3/2 ऐड करना है, तो 2 2 4 3 7, 7/2 आपका यहां से क्या हो जाएगा रिजल्ट, ठीक। पहली लाइन ही बोर्ड मास की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इससे निकल गए इसका मतलब आपका काम एकदम आसान हो गया।
देखना जरा क्या कहा कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो a अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। सेक थीटा वो टेन थीटा की, देखो पहले तो थोड़ा सा बात को अंडरस्टैंड करना। साइन थीटा की वैल्यू a अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। साइन थीटा रिलेशन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस का। ठीक, एग्जाम में शुरुआत आप कहां से करते, जरूरी बात ये है, अगर आप पहली लाइन को फिर से लिखेंगे टाइम कंज्यूम होगा। अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, हालांकि तरीका तो वही था कि इनिशियल लेवल के ऊपर आप वैसे ही सीखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में वहीं से बातें सीखिए, लेकिन आप एक्सपर्ट हो गए हो तो आपको ये बात लिखनी नहीं थी। सेक थीटा लिखते, सेक थीटा क्या होगा भाई, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू दिख रही है आपको, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अपोन में क्या लिखते भाई आप यहां पर, हाइपोटेनस अपोन में बेस, और अगले में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मतलब दोनों का ही एलसीएम बेस होगा, ये हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर, इसके स्क्वायर में से इसको स्क्वायर लेस कर दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा बी। और फिर अगले केस में क्या लिखना आपको, परपेंडिकुलर, टेन की वजह से, टेन की वजह से परपेंडिकुलर आपका ए है। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, नीचे बी का डिवीजन है, ऑप्शन बी, ये करेक्ट होगी। ये वाली बात नहीं लिखनी थी, ऊपर वाली लिखोगे टाइम किल होगा अनवांटेड। जितनी देर में वो बात लिखी जाएगी इतनी देर में तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। चलो भाई, एक इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल के स्टार मार्क कर लेना। पैटर्न आपको पढ़ाया था, स्क्वायर का फॉर्मेट होता है, चीजें जीरो कैसे बनती है, इस पर बेस्ड आपका ये वाला सवाल है। देखो सवाल नंबर 9 की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर इस पैटर्न को थोड़ा सा मैं पहले तो डिटेल में लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट लगा लेना। 9a स्क्वायर है प्लस का 4b स्क्वायर है प्लस का c स्क्वायर है प्लस का 21 है बराबर अगली टर्म। असल में देखा जाए तो ये तीन टर्म थी आपकी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ए की जगह कोई भी वैल्यू होगी, बी की जगह कोई भी वैल्यू होगी। असल में आपको लास्ट वाला जो पार्ट है वो 2 की टर्म में ब्रेक करना है, 2ab की टर्म में। तो मैंने 4 था मेरे पास तो 2 मैंने यहां पर रख लिया बाहर, 2 अंदर भेज देता हूं। अंदर भेजोगे, ध्यान ये भी रखना है कि ये जो वैल्यू है असल में ये क्या है, 3a का होल स्क्वायर, और ये वाली बात क्या है, 2b का होल स्क्वायर। छोटे छोटे पार्ट है भाई, अलजेब्रा आपने शिद्दत के साथ पढ़ी है, जितनी आपको पढ़ाई है बिल्कुल आपका ये सवाल धूमधाम से हो जाता है। एक पार्ट तो ये कि इसको ये रीड करना है, दूसरा पार्ट ये वाला कि यहाँ पर आपके पास 2ab का पैटर्न क्रिएट होता था, तो इसका मतलब 2 ही रखना है। अब भेज दो अंदर के अंदर, अंदर भेजोगे 4 था यहाँ पर, 2 गुणा 2 अंदर भेजोगे तो क्या बनेगा आपका 6a, लेकिन आपको 3a का पेयर रखना है, तो 3a तो पढ़ा ही था, उस 2 का आपने क्या कर दिया गुणा। ठीक, फिर ब्रैकेट के अंदर बात गई है अगली, यहां पर आपके पास क्या है 2b, तो वो जो 2 गया है उसको 2b के साथ लिख दो और इनटू में 1 लिख दो, प्लस का साइन। c अकेला ही है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब अंदर 2 का आपने गुणा कर दिया, तो वो बात सीधे सीधे क्या मेंटेन हो गई, 2c लिखा जा सकता है। यहां तक मेरे ख्याल से कोई भी तनाव नहीं होगा। एक मिनट, अच्छा, सुनो 2c तो ऑलरेडी है ही ना, यहाँ पर 2 भेजोगे तो कितना आ जाएगा, 4 गुणा में c। काम की बात सुनना, एक तो आपकी ये रीडिंग होनी चाहिए, इधर आपकी 2ab की टर्म्स बनती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात जो आपको अलजेब्रा मैंने पढ़ाया, क्योंकि मैं ये सॉल्यूशन करवा रहा हूं, तो वो तरीका आपको पता होना चाहिए कि इस टीचर ने कैसे पढ़ाया था। तो अलजेब्रा के वो सेक्शन देखना, अदरवाइज आपको हवा भी नहीं लगेगी, अभी इसका सॉल्यूशन निकलेगा यार गुरुजी आपने क्या करवा दिया। करवाया सब कुछ सही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या करवाया। तो उसके लिए पुराना सेशन देखो। अब आपको क्या कहा था कि अगर डेटा लेफ्ट साइड में है तब तो क्या करना होता था, साइन चेंज करते थे, राइट साइड में है साइन नहीं चेंज करना। जस्टिफाई भी करोगे, जैसे 21 बनता है तो यहां देखो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 16 4 20 और एक आपका 21। जस्ट आपको ये पता है कि 3a की वैल्यू 2 है, 2b की वैल्यू आपके पास 1 है और c की वैल्यू आपके पास 4 है। अब मैं एग्जाम के अंदर अगर सीधे सीधे लिखता तो मेरे ख्याल से ये वाला जो डेटा है, इस वाले डेटा को एग्जाम में आप सीधे सीधे लिख सकते थे,
ये लिखा। 3a की वैल्यू 2 है, आपको क्या लिखनी है 9a की, तो 3 गुणा कर दो तो क्या बन जाएगी वैल्यू 6 बन जाएगी। प्लस 2b की वैल्यू 4b की लिखनी है, 2b की वैल्यू 1 है, इसका जस्ट डबल करोगे 4b बन जाएगा, रख दिया। c की वैल्यू ऑलरेडी 4 है तो 6 4 10 और 2 12, ये आपका रिजल्ट हो गया। एग्जाम में ये वाली चित्रकारी नहीं करनी होती। बाकी अगर आप कंफर्ट जोन में नहीं हो तो सिर्फ इतना सा पार्ट लिख करके आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। कब? जब आप पुराना जो आपको पढ़ाया जा चुका है कि जीरो के पैटर्न बनते हैं, क्योंकि वो जो था उसके अंदर मेरे ख्याल से इनिशियल लेवल पर आपको समझाने के लिए ही 9 इक्वेशन बनानी, 8 या 9 इक्वेशन बनाकर समझाया था। उस चीज को आप ये चाहते हैं कि नहीं वो नहीं पढ़ूंगा मैं, ये वाला पढ़ा दो सीधे, संभव नहीं होगा। छोटी बात होती है, बिल्कुल मैं आपको एक्सप्लेन करता है कि ये छोटा सा पार्ट है, अभी देख लेते हैं इसकी थ्योरी। चलिए भाई अगला अपना जो सवाल है इसको देखना जरा, सवाल नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो इसने क्या कहा, ट्राइंगल ABC में AD एंगल A को 2 बराबर भागों में बांटता है, BC को D पर मिलता है। इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर वाली बात हो गई, पढ़ चुके हैं एंगल बाइसेक्टर, थ्योरी भी पढ़ ली थी, मॉक टेस्ट के अंदर ही थ्योरी कवर किया। किसी बच्चे का छोटा हुआ है तो मॉक टेस्ट ध्यान से देखना। एंगल बाइसेक्टर एंगल के 2 टुकड़े कर देता है, कर दिए। BC की वैल्यू तो हो गई आपके पास A, कंप्लीट वैल्यू। फिर इसने क्या कहा भाई, AC की वैल्यू B है, AC की वैल्यू B है और ये वाली वैल्यू आपकी AB की C है। पूछा क्या है, D से C तक की वैल्यू आपकी क्या होगी। देखना एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, इस साइड BC को C/B में, यही रेशियो लिखना, इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मान लो ये 10 और 20 है तो यहाँ रेशियो लिखा जाएगा, वो क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू जब आप लिखेंगे तो क्या आएगा, देखना रेशियो में इसके पास कितना हिस्सा है, इसके पास है B हिस्सा, D से C तक, और टोटल लेंथ कितनी है रेशियो में, C/B, मतलब टोटल लेंथ है इसकी B + C। तो इसका मतलब इस पूरी लंबाई का इतना पार्ट इसके पास है। मान लो पूरी लंबाई का ये 1 होता, ये 5 होता, तो पूरी लंबाई का 1/6 पार्ट इसके पास होता। और मैं ये कहता कि पूरी लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो क्या करते 1/6 किसका, 30 का। पूरी लंबाई आपको A दे रखी है तो इनटू में क्या कर दो A, ये रिजल्ट आ गया। AB अपॉन में B + C, B + C किसके अंदर है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन D के अंदर, तो ये हमारा हो गया करेक्ट रिजल्ट। आई होप बात समझ आ गई होगी। तो मॉक टेस्ट जो बच्चे देख रहे होंगे उनको पता होगा कि ये पार्ट पढ़ाया जा चुका है। इसमें आपको एक छोटा सा होमवर्क भी दिया था, किसी ने वो होमवर्क करके यस नहीं लिखा कमेंट में कि सर हमने तो कर लिया है। देखो अगला अगेन एक आपका इंपॉर्टेंट सवाल देखो 135 √5 x³ - 2√2y³ डिवीजन करना है 3√5x - √2y। ठीक है, एक बात बताओ, ऊपर वाली बात अगर ऐसे हो a का क्यूब माइनस b क्यूब, तो डिवीजन में उसके नीचे क्या बात है a माइनस बी। जैसे 3√5 का क्यूब करोगे आप तो 3 का क्यूब आ जाएगा 27, √5 का क्यूब आ जाएगा 5√5, गुणा करोगे 27 × 5 135 √5। इसका मतलब अगर मोटा मोटी इस सवाल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें तो यहाँ a³ माइनस b³ है। ठीक है भाई, और यहाँ आपके पास क्या है a माइनस बी। जब सोल्व करोगे तो आपको भी पता है क्या आना है, a माइनस बी पहली टर्म, a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, अगली टर्म आपकी क्रिएट होगी a² + b² प्लस का ab, क्योंकि ये माइनस की टर्म है तो यहाँ प्लस की होगी। तो आप अगर आप इस पार्ट को सोल्व करें, a की जगह बात को समझ लेना कि a की जगह यहाँ पर एक्चुअल में आपके पास कितना है 3√5 है, और b की जगह 3√5 x भी लिख सकते हो, और b की जगह आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है √2y। ठीक है भाई, ये सारा का सारा खेल आपका अंडरस्टैंडिंग का कि क्या डेटा दे रखा है, उसे कैसे अंडरस्टैंड करना है, क्या बात हमसे पूछ रहा है। अब आपको भी पता है यहाँ इसका स्क्वायर होगा, पहली टर्म का x² बनेगा, फिर इस वाली टर्म का स्क्वायर होगा, फिर इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई होगा, यही बनना है। अगर हम कुछ भी ना देखें और सीधे सीधे लिखें तो एग्जाम में अगर आप थोड़ा सा डिटेल में भी लिखकर करना चाहते हैं कि सवाल इंपॉर्टेंट है, गलत ना हो जाए, तो आपको पता चल रहा है कि 3√5 का
स्क्वायर करोगे 3√5x का स्क्वायर करोगे तो टर्म क्या बनेगी, 3 का स्क्वायर 9 गुणा 5 45 एक्स स्क्वायर, आ गई पहली टर्म। फिर देखना अगली टर्म क्या होगी, दूसरे का स्क्वायर करोगे √2y का स्क्वायर किया आपने तो कितना आ गया भाई आपके पास 2y स्क्वायर आ गया। फिर तीसरी टर्म इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई 3√5 गुणा में 2 √10 आ गया और यहाँ पर क्या मेंटेन हो गया आपके पास xy। तुलना कर लेते हैं, इसके इक्वल में इसने क्या कहा ax स्क्वायर आएगा, इसका मतलब x स्क्वायर का मल्टीपल आपका क्या हो गया a। अगली टर्म by स्क्वायर आएगी, y स्क्वायर का जो भी मल्टीपल है वो आपका क्या हो गया b। फिर देखना √10c xy, xy और √10 इनका जो मल्टीपल है वो c है। यहाँ इसने हल्की सी चालाकी की, अब तक तो जितने भी नंबर दे रहा था वो सीधे सीधे क्या कर रहा था x स्क्वायर y स्क्वायर साइड में कर रहा था। यहां पर √10xy लिखा है, उसके मल्टीप्लाई में c लिखा है, तो जो भी है मल्टीप्लाई में वह c हो गया। इतनी सी बात थी, इसको आपने लिखा। अब क्या करना है, a प्लस b इन दोनों का सम करोगे 45 2 47 -9c 9 3 आपका कितना आ जाएगा 27। रिजल्ट कितना आ गया भाई यहां से 20। ये रिजल्ट हो गया। ऊपर वाला काम मैंने आपको कहा फॉर्मूलों पर कमांड होनी चाहिए, हालांकि इस सवाल में कोई फॉर्मूले पर कमांड जैसी बात है नहीं, क्योंकि आसान सा सवाल है, बस सारा खेल कंपैरिजन का है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप और भी ज्यादा फास्ट कर दें, बिल्कुल ये ना लिख करके भी ये सवाल किया जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो सीखो। इतना लिख लोगे बिल्कुल भी आपकी एरर नहीं होगी, आपका सवाल 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई सवाल नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 12। देखो 12 नंबर में क्या कहा है इसने कि यदि 1:4 अम्ल पानी के घोल के 100 मिलीलीटर वाले x बीकर को 3:7 अम्ल पानी वाले घोल के 20 मिलीलीटर वाले y बीकर में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 19:91 हो जाता है, x/y ज्ञात करें। असल में देखा जाए तो देखो ये x बीकर ना हो करके इंग्लिश में देखोगे तो आपको पता चलेगा इफ x बीकर्स ऑफ 100 मिलीलीटर कंटेनिंग 1:4 एसिड वाटर। असल में आप पाएंगे कि x बीकर्स की संख्या है। अब हिंदी में ये लोग इनका मन करे तो कर ले ट्रांसलेशन कि x बीकरों को 3:7 अम्ल पानी वाले घोल, और आप इनको चैलेंज भी नहीं कर सकते कि आपने बीकरों क्यों नहीं लिखा, सीधे सीधे बीकर क्यों लिख दिया। तो अगर किसी भी सवाल में आपने ठीक पढ़ाई की है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रीफर कर ले, तनाव नहीं आएगा। अब सीधे सीधे मुद्दे की बात कर लेते हैं। अपने पास इनिशियल लेवल पर x बीकर्स हैं, संख्या है, ये हो सकता है 10 हो, 20 हो, 15 हो, 17 हो, x बीकर हैं। एक की जो कैपेसिटी है, और मैं साथ साथ ही लेकर चलता हूं एसिड और वाटर, इस एक बीकर के अंदर 100 मिलीलीटर आपका मतलब ये जो वॉल्यूम है वो आता है। रेशियो एसिड वाटर का कितना है 1:4, तो इसका मतलब 500 मिलीलीटर को बताता है, 20 से गुणा किया, इसका मतलब 20 मिलीलीटर तो इसमें क्या है एसिड और 80 मिलीलीटर इसमें वाटर हो गया। अगला जो बीकर है उनकी संख्या कितनी है भाई y, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ये y। एक बीकर की बात करें तो 200 मिलीलीटर इसकी कैपेसिटी है, 3:7 में एसिड वाटर है, 3:17, 3 + 17 20 किसको बताता है 200 को 10 से गुणा किया, तो इसका मतलब इस एक बीकर में 30 मिलीलीटर एसिड है और 170 मिलीलीटर वाटर है। ठीक है, सबको मिला लिया। सबको मिलाने के बाद एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो आपका 19:91 आ रहा है। आपका मन करे तो यहां से आप लिख सकते हो एसिड अपॉन में वाटर, आपका मन करे एसिड अपॉन टोटल, आपका मन करे वाटर अपॉन में टोटल, आपका जैसा मन करे उस हिसाब से आप डील कर सकते हैं। जैसे एसिड वाटर से तो जनरली करते ही हैं, एसिड और टोटल से कर देते हैं। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, बहुत ज्यादा तो नहीं होगी, थोड़ी आसान रहती है टोटल वाली। सब में एसिड कितना है देखना, इसमें एक बर्तन में 20 मिलीलीटर है, बर्तन x है, एक बर्तन में 30 मिलीलीटर है, बर्तन आपके y है, तो आप लिख सकते हो
20 गुणा में x और 30 गुणा में y, एसिड आ गया। टोटल क्वांटिटी कितनी है भाई? इस बर्तन की साइज 100 मिलीलीटर है, ऐसे बर्तन आपके पास कितने हैं? x, तो 100x। फिर देखना यहाँ पर इसकी क्वांटिटी 200 है और ऐसे बर्तन कितने हैं आपके पास? y, 200y। एसिड की वैल्यू कितनी दे रखी है? 19 और वाटर की 91। सबका सम करोगे तो कितनी आ जाएगी टोटल क्वांटिटी? ऐड करना, 91 में 9 जोड़ा 100, फिर 10 जोड़ा 110। इसको सोल्व करेंगे तो x रेशियो y आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, देखो 0 कॉमन आ गया, एक एक जीरो इनका यहाँ से खत्म हो गया। अब एक एक जीरो यहाँ भी कॉमन ले सकते हो, ये देखो ये जीरो फिर आपने कॉमन ले लिया। अब गुणा कर दोगे तो देखना जरा, 11 गुणा में 2 22x और ये आपका 19x, 19 इधर आ जाएगा तो लेफ्ट साइड में आ गई वैल्यू 3x। 19 गुणा में 2 38, 11 गुणा 3 33, 33 इधर चला जाएगा 5y। x रेशियो में y क्या रिजल्ट देगा? 5:3। ये हमारा यहाँ से क्या हो गया? रिजल्ट। अगर आप इस सवाल को इससे करते, बुराई इसमें नहीं है, ये सवाल कैलकुलेटिव होता, इससे करते हो ये सवाल, या फिर आप इससे भी करोगे, सबसे कम कैलकुलेटिव तो इसमें होगा क्योंकि एसिड की फाइनल वैल्यू 19 है। वाटर अपॉन टोटल करते तो 91 का इन्वॉल्वमेंट करना होता। सबसे बेटर क्या था? ये वाला तरीका था। अब ये तो हमेशा ही कैलकुलेटिव होता है, टोटल के हिसाब से करते हो वो कम कैलकुलेटिव होते हैं। उनमें भी आप दिमाग लगा लो कि अच्छा ये वाला पार्ट यूज करेंगे तो कैलकुलेशन और कम होगी क्योंकि यहाँ वैल्यू छोटी है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। ये इस सवाल का आपका हो गया यहाँ से सॉल्यूशन। ठीक है, तरीके एटलीस्ट वो ध्यान रखने ही हैं जिससे आपका काम स्मूथ वे से चल जाए। क्वेश्चन नंबर 13 को रीड करना भाई। आज सवालों का लेवल थोड़ा ठीक है तो पेशेंस बना के रखें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जायज सी बात है कम होने ही है। एक व्यक्ति ने 2500 में 25 वस्तुएं बेची, उसे 10% की हानि हुई। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 में कितनी वस्तुएं बेची, उसे कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यही है कि ऐसे सवालों में आपको सिखाया था एक आर्टिकल की प्राइस। प्राइस कौन सी भाई? आपका मन करे सीपी लो, आपका मन करे एसपी लो, आपका मन करे दोनों केसेस में एसपी लो। 2500 में 25 वस्तुएं बेच दी, एक वस्तु की कीमत 25 का भाग दोगे 100 रुपए है, और ऐसा करने पर हुआ क्या है? 10% की हानि। इसका मतलब सेलिंग प्राइस है 100 रुपए, और सेलिंग प्राइस को परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या आएगा? 90%। ये पैटर्न आपको सिखाया जा चुका है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अगर आपको ये पता है तो ये सवाल आपका एक लाइन में सोल्व होता है। ये नहीं पता है फिर आप इसमें इधर उधर का दिमाग लगाते जाओ, बात बनती नहीं है, और बनती है तब कॉम्प्लेक्स हो जाता है मामला। अगले में देखना 2400 में कितनी वस्तुएं खरीदे, x खरीद ले। एक वस्तु की कीमत कितनी होगी भाई? एक वस्तु की कीमत होगी 2400 बटा x, और ऐसा होने पर क्या होगा? 20% का लाभ, तो इसका मतलब ये 120% को रिप्रेजेंट कर रही है ऊपर लिखी हुई कीमत। सोल्व कर दें, परसेंटेज और जीरो आपका यहां से खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो आपके यहां पर खत्म। 12 से इसको आपने काटा 2 बार, ये x नीचे है इधर आ जाएगा, और ये 9 है आपका इधर गुणा में चला जाएगा 18। एक लाइन में इसका समाधान हो जाता है। नीचे वाली तो लिखने की नीड ही नहीं थी वैसे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। 14 नंबर में इसने आपसे क्या कहा, देखो ABCD एक आपका चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB एक वृत्त का व्यास है। वह वृत्त की बिंदु ABCD से गुजरता है, एंगल वगैरह दे रखा है। देखो सीधी सी बात ये समझ में आई है कि हमारे पास एक सर्कल है, AB उसका क्या है? डायमीटर। AB इसका हो गया डायमीटर। क्वाड्रिलेटरल बनाना है आपको तो C और D कहीं पॉइंट ले लो और एक सीक्वेंस मेंटेन कर दो, AB C और D। ऐसा नहीं करना AB लिखा फिर इधर C लिख दिया उधर D लिख दिया, फिर ये क्वाड्रिलेटरल ABDC हो जाएगा, ABCD नहीं होगा। ठीक, एंगल ADC की वैल्यू 130 है, AD और C की वैल्यू आपको दी है 130 डिग्री। आपसे पूछ रहा है कि एंगल BAC की वैल्यू क्या होगी। इजी कैटेगरी का सवाल है। कैसे भाई? डायमीटर को यूज किया है तो याद करो डायमीटर
सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ABCD आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब आमने सामने के एंगल्स का सम 180 होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये अगर आपका 130 है तो इसके सामने वाला एंगल कितना होगा भाई 50। इस ट्राइंगल में देखना जरा, ट्राइंगल ABC में ये 90 ये 50, इन दोनों का सम भी तो 90 बनेगा, ये 90 हो गया, तो आप इसकी वैल्यू लिखेंगे 40 डिग्री, और यही हमारा यहां से क्या हो गया फाइनल रिजल्ट। चलिए भाई सवाल नंबर, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूं, सवाल बड़ा है, लैंग्वेज को देखना जरा, ठीक है। पेशेंस के साथ पढ़ते रहा करो, लेवल क्या मेंटेन करना है क्या नहीं करना है। बस आपको ये कह दिया कि ये मॉक टेस्ट आपके IB के अंदर भी, मतलब IB का 2017 का पेपर आप उठाओगे तो आपको ये लगेगा कि सब पेपर में तो कोई बात ही नहीं है। ऐसे ही SSC CGL में भी, CHSL में भी प्रीलिम्स वगैरह के जैसे CGL का प्री होता है, उसमें भी बहुत बार पेपर एकदम नकली टाइप का आ जाता है। तो पेशेंस के साथ आपको कह दिया, SSC की कोई भी एग्जाम हो, CGL हो, CHSL हो, CP हो, CDS के अंदर, रेलवे एग्जाम में, IB के अंदर, ये आपके मॉक टेस्ट हेल्पफुल रहेंगे। इस पर लिखा रेलवे रहता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बस रेलवे लिख दिया। एक बात बताओ, इसके ऊपर हम लोग IAS लिख दें, फिर अगर आपका मानसिक स्तर नहीं होगा, टीचर की बात सुनोगे नहीं, तो आप ये मानोगे नहीं ये रेलवे का नहीं है, ये IAS के एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज के CSET के अंदर ऐसे पेपर पूछे जाते हैं तो उस पर भरोसा नहीं करना है जो मैं कह रहा हूं। रेलवे के लिए एक पैटर्न चला रखा है, फिर भी बहुत सारे बच्चे SSC के भी हैं, CDS के भी हैं, वो भी देखते हैं, IB की एग्जाम भी देखते हैं, तो इसीलिए लेवल बढ़ा रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ सीखते जाएं। देखना, एक निश्चित काम पूरा करने के लिए A और B बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं, जिसमें B पहले दिन काम शुरू करता है। A अकेले 48 दिन में काम पूरा कर सकता है। अगर वह काम 11 सही 1/3 दिन में पूरा हुआ तो B अकेले उसी काम के 4 गुना को कितने दिन में करेगा। सारा खेल उलझा रखा है, बस इसीलिए सवाल इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज उलझी हुई है। बारी बारी से करते हैं। पहले दिन B, दोनों मिलकर काम करते हैं तो 11 1/3 डेज में काम हो जाता है। तो इसका मतलब पहले B ने किया होगा पहले दिन, फिर तीसरे दिन, फिर 5वें, फिर 7वें, फिर 9वें, फिर 11वें दिन। A कौन से दिन करेगा भाई? A करेगा दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें, और 11 के बाद जो 1/3 रह गया उस दिन वही काम कर रहा होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो काम है A और B ने इस काम को मिलकर के कितने दिन में किया है भाई? 11 1/3 डेज में, ठीक है, A और B ने, और अल्टरनेट डेज में किया। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आप इसे ऐसे लिख देंगे, A और B ने मिलकर के काम को 11 सही 1/3 दिन में किया है, यही काम अकेला A 48 दिन में करता है, गलत हो जाएगा। A और B हर रोज काम नहीं करते। इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई करोगे, A और B दोनों मिलकर के 11 1/3 डेज में करते हैं, सवाल गलत। क्या ध्यान रखना है? B ने शुरुआत की पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें, 6 दिन करेगा। A दूसरे दिन आता है, चौथे दिन, छठे दिन, 8वें दिन, 10वें दिन, और 11 के बाद 1/3 है। तो आप ये कहोगे यहां पर कि B ने काम को किया है 6 दिन और A ने इस काम को किया है 5 और 1/3, तो 5 1/3 करोगे, 15 और 1 16, 16/3 डेज, ये हो गया। और यही काम आपका A 48 दिन में कर सकता था। तो आपने एक रिलेशन बना लिया, और ये जो रिलेशन है किस बेसिस पर बना है? टोटल वर्क के बेसिस पर। फिर से इसको काम में लेना ही होता है। अब इसे सोल्व करोगे तो A और B की इफिशियंसी का आपको रिलेशन पता चलेगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पर 6B बराबर, इस साइड में जाएगा ये वाला पार्ट, मैंने क्या कर दिया 16 एक कॉमन ले लिया। क्यों कॉमन आ रहा था भाई? यहां 3 बचा, यहां 16 एक कॉमन, यहां पर 16 एक कॉमन, यहां 3 बचा। 3 में से 1/3 लेस करोगे तो क्या बचेगा? 3 माइनस 1/3, 9 और 1 8, 8/3 आपका मेंटेन हो गया। रेशियो निकाल लें। रेशियो निकालोगे तो देखना A अपोन में B का क्या बना, इसको इससे काट दो 3 बार, इसको इससे काटोगे 8 बार, 9:64। A की इफिशियंसी 9 है, B की इफिशियंसी कितनी है भाई? 64 है, ठीक। 48 दिन में A काम करता है, काम टोटल कितना है? 48 गुना में A की इफिशियंसी 9, इसी काम का 4 गुना, तो इसका 4 गुना भी कर दिया।
किससे करवाना है, बी से। कितना टाइम लगेगा, बी की इफिशियंसी का डिवीजन कर दो, कैंसिल आउट करके सोल्व करना है। देखना 16 से काटा आपने 4 बार, 16 3 48, 4 से 4 चला गया, रिजल्ट कितना आ गया 27। तो एग्जाम में इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। सवाल इंपॉर्टेंट है, 1 स्टार क्या सवाल के 2 स्टार लगा लो, थोड़ा ठीक इंपॉर्टेंट है। एरर बस एक हो सकती है यहाँ पर इस सवाल में कि जल्दबाजी में पूरी बात ना समझे, तो आप लिखते हैं कि a प्लस बी 11 1/3 का मल्टीप्लाई करके, तो गलत हो जाएगा। चलिए भाई सवाल नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, कई सारे सवाल हमने ऐसे किए हैं। पैटर्न आपको दे रखा है उलझा हुआ सा। सबसे पहला तरीका हमारा ये होता है ऐसे सवालों में कि अगर ये कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसे सिंप्लीफाई कर लें, ठीक। सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे। जैसे कोस स्क्वायर को राइट में आप ले जाओगे तो साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर बनेगा, तो कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। तो इस बात को आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, 2 की जगह 2 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख सकते हो, इससे भी उलझ जाएगा। तो बेटर क्या है, वैल्यू पुट करनी है और ध्यान ये रखना है कि वैल्यू 0 से बड़ी हो और 90 से छोटी हो, मतलब 0 और 90 को काम नहीं लेना। क्या बची वैल्यू, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। अब कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, यहां तो कोई भी वैल्यू रख दो आप थीटा की, ये तो परफेक्ट रिजल्ट देंगे, लेकिन बीच में कोस थीटा है। अगर आप यहां पर थीटा की वैल्यू 30 रखेंगे तो वैल्यू लिखी जाएगी √3/2, मामला उलझेगा। √3 कहाँ जाएगा, पूरा पूरा सोल्व हो रहा है ये, क्योंकि एक परफेक्ट वैल्यू है, बाकी बची हुई वैल्यू भी रिजल्ट परफेक्ट देंगे। अंडर की वैल्यू लेस करके रिजल्ट नहीं आना। 45 रखोगे तो 1/√2, उससे भी बात नहीं बननी, तो क्यों रखें। 60 रखोगे, 60 वैल्यू होती है 1/2, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखोगे तो मामला सेट हो सकता है, इसमें भी कोई गारंटी नहीं है, फिर भी रखते हैं ताकि देखो ये जो चीज है असल में यही सारा खेल है। एक बच्चा वैल्यू पुट से करता है, वो 30 रख के देखता है, नई बात बनी, 45 रख के देखता है, नई बात बनी, फिर 60 रखा, उससे भी मान लो बात बनी या नहीं बनी, पेशेंस लूज कर देता है या इतना टाइम किल कर देता है। आपको ये छोटी छोटी बातें मैं इसीलिए सिखाता हूँ बार बार कि एग्जाम में वैल्यू पुट का भी ट्राई करें, तो एक वैल्यू रखें, हुआ तो ठीक है, दूसरे मेथड पर आ जाओ, ठीक। 60 रखोगे तो ये वैल्यू क्या बनेगी भाई, ये बनेगी √1/4 और ये बनेगी आपकी 3/2 प्लस का 2 बराबर साइन की वैल्यू कितनी 3/4। देखना 4 आपका यहां पर क्या आ गया, एलसीएम, ठीक है। 4 आपका यहां पर एलसीएम आ गया, ये वैल्यू 1 - 6 + 60, 8 और 1 9 में से 6 चला गया, 3/4 जस्टिफाई। तो सोल्व कर दो। 2 इंटू कोसेक 60 डिग्री की 2/√3 वैल्यू और 4 इंटू कोट 60 की वैल्यू अपॉन में √3 आपकी। यहाँ पर देखोगे √3 नीचे 4 और 4 8, 8/में √3। रिजल्ट नहीं दिया इसने ऐसा, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे √3 का गुणा कर दो, नीचे 3 बन जाएगा, ऊपर √3 बन जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से हो गया करेक्ट रिजल्ट। चलिए भाई सवाल नंबर 17 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। में देखो इसने क्या कहा कि प्रत्येक भुजा x मीटर वाले एक त्रिकोणीय मैदान, ट्रायंगुलर फील्ड है, x मीटर साइड है ईच, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, का क्षेत्रफल या एरिया 50 मीटर, 70 मीटर और 80 मीटर भुजाओं वाले एक अन्य त्रिकोणीय मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। x का मान सबसे निकटतम किसके होगा। देखो ये इक्विलेटरल जैसा है तो इसका एरिया √3/4x² लिख दोगे। इसी का एरिया एक ऐसे ट्रायंगुलर फील्ड के बराबर है जिसकी साइड कितनी है 50, 70, 80। कुछ भी नहीं पता चल रहा तो सेमी पेरीमीटर निकालो। 70 5 120, 80 बटा में 2, 200 बटा में 100, 2 करोगे 100 आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर हम क्या कर सकते थे फिर एरिया के लिए, हीरोज फॉर्मूला काम में लेंगे। हीरोज फॉर्मूला क्या कहता है, एरिया, इसका एरिया इसके बराबर है, हीरोज फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर S इंटू में, S में से 50 चला गया, 50 बचा, 70 चला गया, 30 बचा, 80 चला गया, 20 बचा, ठीक। √3 है, इधर भी √3,
लिख मान सकते हो ना, पूरे के अंडर रूट है तो इसके भी है, 10 गुणा 3 लिखोगे, ये मामला कट गया। ठीक, अब देखना x की जो वैल्यू निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी, यहां से यहां जा रहे हो आप, अंडर रूट पहले, चलो इसको थोड़ा इजी कर देते हैं वरना मामला उलझ जाएगा। देखना 100 की वजह से बाहर 10 आ गया। फिर देखना जरा 5 गुणा में 2 10, 1 0 2 0 3 0 और 10 की वजह से 4 0, तो बाहर कितने आ जाएंगे भाई आपके, बाहर 4 की वजह से 2 0 बाहर आ गए। ठीक, ये वाली बात इधर चलेगी तो x स्क्वायर अगर आप लिखेंगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, 4 0 1 2, यही बनेगा ना, 3 0। अंडर रूट करना है तो यहां से x की वैल्यू देखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। 2 0 की वजह से, या फिर इसको सीधे पड़ा रहने दो, 40 गुणा में 100 मान लो, अंडर रूट करोगे तो 1 तो 10 बन गया। इसको भी मैं रीड करूं तो ये 4 गुणा में 10 है, 4 की वजह से 2 आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या मेंटेन हो गया, अंडर रूट 10। x बराबर 20 गुणा में अंडर रूट 10। अब ये सारा खेल है कि भाई अंडर रूट 10 की वैल्यू क्या होगी, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करनी है। ठीक, अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करनी है। एक बात बताओ, मैं अनवांटेड इसके पास 2 0 और लगा दूं, 2 0 का फायदा ये क्या होगा, अंडर रूट 1000 है, 1000 का अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा, 32 का अंडर रूट, सॉरी 1024, मतलब 32 का स्क्वायर 1024 होता है, 31 का स्क्वायर 961 होता है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू लगभग मैं मानना चाहूं तो 3.1 और 3.2 के बीच है। मैंने 3.1 लिख ली और मुझे पता है इससे हल्का सा रिजल्ट बढ़ाएगा। ठीक, 1000 का किया है तो 31 आएगा, 10 का करना था तो ये हमने जबरदस्ती यहां पर क्या ले लिए, पॉइंट, तो पॉइंट लगा दो, क्या तनाव है। तो अंडर रूट 10 की जो एक्चुअल में वैल्यू है वो 3.1 होगी। इस पर भी मैं कभी काम करवाऊंगा तभी ये बात समझ में आएगी, अदरवाइज क्या है, तनाव रहता है, कई सारे नंबर यूज करेंगे, रूट 15 की वैल्यू, रूट 14 की, रूट 12 की क्या होती है। ठीक, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 3.1 से हल्की सी बड़ी होनी चाहिए थी, गुणा कर दिया, 31 गुणा 2 62 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी करेक्ट। देखो सारा खेल क्या है, अंडर रूट ऑलरेडी लगा है, अंडर रूट एक और करेंगे तो उससे पहले जितना भी सोल्व हो सकता है उसको सोल्व करो, पेयरिंग बना के रखो, ये पैटर्न बन गया। अंडर रूट करोगे 100 की वजह से 10, 4 की वजह से 2, ये अंडर रूट 10 बच गया। जज नहीं हो पा रहा है तो इसके 2 0 और बढ़ा दो, 1000 आपने लिख लिया, 1000 का अंडर रूट कितना होगा, 31 से कुछ बढ़ा, लेकिन आपको पता है कि आपको तो 10 ही लिखना था, तो यहां पर क्या मेंटेन कर दिया आपने, पॉइंट मेंटेन कर दिया। अब जज करोगे तो यहां एक पॉइंट आ जाएगा, 3.1 का स्क्वायर करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको देगा। इस पर हम लोग काम कर लेंगे तभी जाकर के बात बनेगी। तो चलो भाई, आज का सेशन तो इतना ही रखते हैं, काफी ज्यादा लंबा जाएगा सेशन वैसे तो, इसलिए 1 घंटा हो चुका होगा मेरे ख्याल से, या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम होगा। सारे के सारे सवाल इंपॉर्टेंट थे, हमने जितने भी डिस्कस किए थे, कुछ सवाल हालांकि और थे टेस्ट में, तो वो अगले में हम लोग डिस्कस कर देंगे। और जल्दी ही हम लोग प्रयास करते हैं कि CGL IB के लिए कंबाइंड अपना मॉक टेस्ट का पैटर्न स्टार्ट करें। जब भी स्टार्ट होगा तो रेलवे वाले बच्चों को भी देखना है। वो आपका कोई सजेशन है एटलीस्ट कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको सेशन कैसे लगते हैं ये भी कमेंट कर दें, क्योंकि उसमें 20 सेकंड लगते हैं मुश्किल से। इतना टाइम तो निकालें अपने टीचर के लिए जो बिना हो हल्ला किए लगातार आपको ऑथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। नॉन स्टॉप आपको सीरीज 129 डेज अपने हो चुके हैं, ये प्रोवाइड करवाई है। 130 दिन तक इसको रखते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट IB के लिए या CGL के लिए। ठीक है, हेल्पफुल वो हर एग्जाम के लिए ही होंगे। जो पार्ट या सवाल मैं आपके सामने उठाऊंगा, अगर मैंने वो सेक्शन नहीं पढ़ा रखा है, बिल्कुल मैं उसकी थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा कि कम से कम जो भी आप पढ़ें, 1 घंटा मेरे लिए निकालते हैं, पढ़ने के बाद आपको 1 घंटे बाद ये लगे कि बिल्कुल सर आज हमने कुछ ना कुछ सीखा है, चाहे वो नए सवाल हो, चाहे नए कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो कैलकुलेटिव नेचर के सवाल और उनकी अप्रोच हो। आपको लगना चाहिए, किसी भी मॉक टेस्ट में आपको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई कुछ एक बच्चों का तो नहीं कह सकते उनको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, लेकिन जो कंटिन्यूअस एफर्ट डाल रहे हैं उनको लगना चाहिए कि हाँ सर ये ठीक मामला था, यहाँ पर मामला ठीक चला था, ये चीज़ नहीं सीखी है। तो कमेंट एटलीस्ट ज़रूर किया करें। चलिए फिर, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।